नमस्कार किसान भाइयों। कृषि ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की चर्चा में हमारे साथ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से हिमांशु नाथ सिंह जी जुड़े हैं, जो कि एक प्रोग्रेसिव फार्मर है। विगत कई वर्षों से गन्ने की सफलतापूर्वक खेती कर रहे हैं और शानदार मुनाफा कमा रहे हैं। और इनके जैसे किसानों की वजह से ही यूपी आज देश में टॉप जो दो राज्य हैं उनमें से एक है। तो आज की चर्चा में इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि गन्ने की जो खेती है, किसान उसको लाभकारी कैसे बना सकते हैं। उन किसानों को गन्ने की खेती के दौरान तीन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। मौजूदा वक्त में गन्ने की कौन सी जो किस्में हैं जो सबसे ज्यादा लाभकारी है, जिनसे ज्यादा से ज्यादा उपज मिल सकती है। तो आज की चर्चा में हिमांशु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले अपना परिचय दें। धन्यवाद। मैं हिमांशु नाथ सिंह, जिला सीतापुर से हूँ। उसके पास तहसील है बिस्वा, ग्राम खम्बापुरवा। जी। आप गन्ने की खेती से पिछले कितने सालों से जुड़े हुए हैं। गन्ने की खेती तो यहाँ पे पारंपरिक चली रही। पहले मेरे पिताजी श्री आदित्यनाथ सिंह जी थे, करते थे। करीब 30-40 साल से वो कर रहे थे। उसके बाद मैंने पिछले 10 साल से मैं कर रहा हूँ। जी। अच्छा, गन्ने की खेती वैसे देश के सभी राज्यों में तो नहीं होती है व्यापक तौर पे। तो मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, गन्ने की अगर अच्छी उपज चाहिए तो उसके लिए किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए। मिट्टी अच्छी उपजाऊ होनी चाहिए, और जिस पे मैं सबसे पहला काम वही करता हूँ कि सबसे पहले मिट्टी के ही उपजाऊ के लिए ध्यान देता हूँ। जैसे हरी खाद, गोबर की खाद, ये बहुत जरूरी है पड़ना। और मैं साथ साथ कुछ जैविक उसमें भी काम करता हूँ। जैसे जीवामृत और घन जीवामृत हर महीने डालता हूँ। और ये पिछले 2-3 साल से मैं लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूँ जीवामृत की। और हरी खाद सबसे मस्ट, पहले खेत रोटेशन के टाइम पे, और उसके बाद साथ में गोबर की खाद। जी। तो अभी आप जो खेती कर रहे हैं, वो रासायनिक तरीके से कर रहे हैं या जैविक तरीके से कर रहे हैं, या फिर दोनों का जो मिक्स होता है जिसे गैप भी बोलते हैं, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, उस फॉर्मेट को अपना के आप खेती अभी कर रहे अभी हम यही कहेंगे कि मिक्स कर रहे हैं तो पूरी। हैं। लेकिन हाँ, जैविक की तरफ ज्यादा झुकाव है। और जो सबसे आपने शुरू में कहा, जो सबसे मेन चीज है वो है खेत की गुणवत्ता। तो उस पे जब जब शुरू में ही उस पे जब काम हो जाता है तो फसल अपने आप ही जो है पैदावार की तरफ बढ़ती है और उसकी गुणवत्ता बढ़ती है। अच्छा, वैसे हमारे देश में गन्ने की खेती दो सीजन में होती है, तो मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि गन्ने की जो खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त समय होता है वो कौन सा होता है। अब जैसे आपने हमसे पूछा, तो मेरे लिए उपयुक्त समय अक्टूबर का पहला हफ्ता, मतलब सितंबर का आखिरी हफ्ते से लेके अक्टूबर 15 तक मेरी सारी बुआई खत्म हो जाती है। ठीक। जी। जिसके ये साथ जो मैं इंटरक्रॉप भी ले लेता हूँ। इंटरक्रॉपिंग में क्या करते हैं आप उसमें। सर, इंटरक्रॉपिंग में जैसे इस टाइम लाही लगी है, आलू लगा है, बंदा गोभी भी मैं कर चुका हूँ। लेकिन लाभ के हिसाब से देखते हुए लाही और आलू में ज्यादा मुझको बचत मिली है। लाही को और क्या बोलते हैं। जी सर। मस्टर्ड, सरसों। जी। तो अब बात करते हैं इसमें पोषक तत्व प्रबंधन की। तो आप विशेष रूप से जैसे कि आपने बताया कि हरी खाद और गोबर खाद डालते हैं, और घन जीवा अमृत और जीवामृत की भी बात आपने की। तो इसको आप कैसे तैयार करते हैं और कैसे डालते हैं। देखिए, अगर हरी खाद का वो करते हैं तो ये हमारा पहले तो हरी खाद बोने के बाद जो उसकी जुताई हुई, जब उसमें बराबर की गांठें आ गई तो उसकी जुताई हुई। और उस जुताई के बाद फौरन बीघा ट्रॉली के हिसाब से गोबर की खाद डालते हैं, सड़ी हुई गोबर की खाद। अच्छा। और जो जब खेत की तैयारी होती है उसी टाइम जीवामृत भी डालते हैं। जो कि हम जिसमें आपको बताया कि 200 लीटर पानी में करीब 10 से 15 किलो गोबर, साथ में क्या कहते हैं आपका 20 लीटर गौमूत्र, 2 2 किलो आपका गुड़, 2 किलो बेसन, और 1 किलो नीम के पेड़ के नीचे या जहाँ अच्छी सड़ी मिट्टी है वो, और 100 से 150 ग्राम चूना।
जिस और ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा 2-3, जब ये फर्मेंटेशन चालू हो जाता है तो उसके 2 से 3 दिन बाद डालते हैं, और एक हफ्ते के अंदर उसको हम खेत में डाल देते हैं। 200 ड्रम लगभग 1 एकड़ के लिए तैयार होता है। जी। अच्छा, आप देखेंगे मौजूदा वक्त में गन्ने में रोग रोग की समस्या काफी बढ़ गई है, जी। जिससे किसान काफी परेशान है। जी। तो आपकी फसल में कौन कौन से रोग और कीट लगने की संभावना होती है, और आप उनका समाधान कैसे निकालते हैं? जी, सबसे पहले तो बोरर का ही रहता है, और थोड़ा दीमक की भी हमारे यहाँ दिक्कत महसूस होती है, तो जिसके लिए हम फिर वही जैविक का ही इस्तेमाल करते हैं, बवेरिया का। बवेरिया पाउडर गोबर में मिला के हर पानी पे डालते हैं, और खेत तैयार करने से पहले भी डालते हैं, तो जिससे काफी हद तक हम दीमक को कंट्रोल कर पाए हैं। और बाकी बोरर लगता है तो उसी के लिए ये ट्राइकोडर्मा और इसका वो रहता है, और कुछ रासायनिक का भी इस्तेमाल करना पड़ जाता है जब चीजों का। लेकिन तब भी वही है कि क्रॉप अगर कंट्रोल और अच्छी है चल रही तो इतना फर्क नहीं पड़ता है। और आखिरी के उसमें हम ज्यादातर स्प्रे पे डिपेंड होते हैं, जिसमें क्या कहते हैं आपका, ये एनपीके और ये डीएपी और सारिका, जो इफ्को का आता है, उसका स्प्रे हमारा रहता है। ये जो रेड रॉट, जो ये जो बीमारी जो गन्ने में आई है, क्या उसका कभी आपने सामना किया है? नहीं, अभी ऊपर अभी ऐसा नहीं हुआ है। मेरे पास जो सबसे ज्यादा 0238 में है, मेरे पास आज भी लगा है 0238, लेकिन उसमें ऐसा भी हमारे उधर नहीं उसका प्रकोप आया है। और उसके लिए सबसे अच्छा वही है कि ट्राइकोडर्मा समय समय पे पड़ता रहता है, क्योंकि ये फंगस की बीमारी है, जमीन से ही वो रहता है। तो उसके लिए फंगस का ही ट्रीटमेंट ज्यादा जरूरी है, तो जिसके लिए ट्राइकोडर्मा सबसे अच्छा है। अ, वैसे तो गन्ने की फसल में सिंचाई की काफी ज्यादा नीड होती है। तो उसी से जुड़ा हुआ एक मेरा सवाल है कि गन्ने की फसल में सिंचाई के क्या महत्व है, और कब कब सिंचाई करनी चाहिए? सिंचाई का जैसे हम लोग का, जैसा हम जो इस्तेमाल करते हैं मेथड, तो शुरू में तो जब हमने नाली का सेट टू सेट सोइंग की, सबसे मेन बात है आपको बताना चाहेंगे कि मैं पिछले 7-8 साल से सिर्फ सिंगल बट सोइंग कर रहा हूँ। एक आंख की गांठ से ही बुआई करता हूँ थोड़ा, और डबल सेट सोइंग करते हैं। और एक लाइन से लाइन की दूरी हम 5 फीट रखते हैं, और गन्ने से गन्ने की, आंख से आंख, बट से बट की दूरी लगभग 1 फीट के आसपास रहती है। तो उसमें ये हमें एडवांटेज मिलता है कि हर एक आंख चेक करके रखी जाती है, जिससे कोई रोग या वो खेत तक ना पहुंचे, और उससे हमें अबव 90% का जर्मिनेशन मिल जाता है। और रही बात पानी की, तो जब वो मैं नाली नाली बुआई होती है, तो उन्हीं नालियों में ही मैं पानी का ही इस्तेमाल करता हूँ। और इस साल उम्मीद है कि मैं उसको ड्रिप पे ले आऊंगा इस जी। सीजन में। तो जी। इससे लगभग कितने कितने प्रतिशत पानी की बचत हो जाती है? और ड्रिप से लगभग मैं मानता हूँ कि 50% से ज्यादा पानी की बचत होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो मेरा उस वैसे ही लगता है नाली नाली करके, लेकिन उस ड्रिप से हमें लगता है कि हम उससे और बचत कर पाएंगे, और टाइम टू टाइम पानी वो कर नहीं, लेंगे। जैसे कि आप नाली नाली करते हैं, अभी बहुत सारे ऐसे भी किसान हैं जो फ्लड इरिगेशन करते हैं। जी। आए और खेतों में काट दिए, पानी बह रहा है। तो उसकी तुलना में मैंने पूछा है कितनी पानी की बचत हो जाती है? उसकी तुलना में मैं, अगर मैं नाली नाली करता हूँ तो लगभग 40%, 30 से 40% की बचत जरूर हो जाती है पानी की। क्योंकि नाली नाली एकदम आलू की तरह से पानी लगाते हैं, जिस जो नाली भर गई उसको बंद कर दिया, उसकी अगली नाली में चला गया, 2-3 नाली साथ लेके चलते हैं। तो लगभग जैसे आलू में पानी लगाया जाता है, सेम उसी प्रोसेस से, उसी थ्योरी से लगाते हैं, तो लगभग 40% की बचत हो जाती है। और जो उससे पहले का शुरू में ध्यान रखते हैं कि बुआई, अगर मैंने बुआरू और पेड़ी ली है, तो उसके अगले साल जब मैं खेत रोटेशन करने के बाद जब मैं फिर गन्ना बोने का आता हूँ, तो खेत की लेवलिंग बहुत मस्त है। मैं लेजर लेवलिंग जरूर कराता हूँ, तो उससे ठीक पानी एक बराबर लगता है, और फसल को भी बराबर पानी मिलता है, और कम पानी लगता है उसमें। है। कुछ जैसा बेसिक कि चीजें अभी हैं आपने जिनको बताया। शुरू में ध्यान देके काम जी। करते हैं तो आगे उसका बेनिफिट मिलता है। जी। जैसा कि आपने बताया कि आप फसल चक्र में आलू, बंद गोभी, सरसों वगैरह की खेती करते हैं, इसके अलावा भी आप फसल चक्र में और कोई क्रॉप अपनाते हैं? नहीं, ये तो इंटरक्रॉप में हो गई।
और बाकी जी। उसके अलावा मैं दूसरी क्रॉप में केला करता हूँ। वो तो गन्ने के साथ नहीं होगा ना? नहीं, गन्ने के साथ नहीं, गन्ने के बाद एक साथ एक बार ट्राई किया था, लेकिन उतनी हम्म, सफलता नहीं मिली। वो अलग दूसरी क्रॉप में मैंने बताया। वैसे केले गन्ने के साथ में मैं इंटर क्रॉप में यही ज्यादातर लेता हूँ। ठीक। और अब चूंकि देखेंगे मौजूदा वक्त में लेबर की काफी समस्या है, तो आप जो है गन्ने की सफलतापूर्वक खेती कर सके और मजदूरों की समस्या ना मजदूरों की समस्या की कमी ना करना पड़े, तो आप उसके लिए कौन से उन्नत तकनीकों को अपनाया है? मैंने एक्चुअली मेरे पास मिनी ट्रैक्टर भी है, इसीलिए मैंने लाइन से लाइन की दूरी को 5 फीट पे रखा है, जिसके बीच में वो चल जाता है। उसका रोटावेटर और कल्टीवेटर है, और उसी से के द्वारा मैं मिट्टी भी चढ़ा लेता हूँ। मेरे पास डिस्क प्लाऊ भी है, जिससे मैं मिट्टी चढ़ा, तो ये काफी हद तक मैं लेबर के कॉस्ट में बचत ला पाता हूँ। और इसीलिए मैंने गन्ने की दूरी 5 से 5, लाइन से लाइन की दूरी 5 5 फीट पे रखी है, जिससे वो ट्रैक्टर बहुत आराम से बीच में चल जाता है, तो गन्ने की गुड़ाई बच जाती है। और साथ ही साथ उसी से मैं आखिरी में जून तक मिट्टी चढ़ा लेता हूँ, जून तक। तो एक मिट्टी चढ़ाई की भी लेबर की बचत हो जाती है, तो उधर वो गन्ने में मुनाफा दिखने लगता है। ठीक। अच्छा, मुनाफे से जुड़ा एक मेरा सवाल है कि अ, गन्ने की खेती में लागत और मुनाफे का संतुलन बनाए रखने के लिए आप किन बातों का ध्यान रखते हैं? देखिए, जैसे शुरुआत मैंने वही की थी कि मैं सिंगल बड बड बोता हूँ एक आंख से, तो उसमें लगभग 50% सीट की बचत हो जाती है। साथ में मैं इंटरक्रॉप लेता हूँ, तो लगभग शुरू का जो खर्चा है बुआई का और वो सब, वो करीब करीब कवर कर देता है। साथ में मिनी ट्रैक्टर है, जो उसकी जुताई और उससे लेबर का खर्चा बचता है, तो ये भी एक बचत होती है। साथ में मैं तो यही कहूंगा कि थोड़ा जैविक खेती की तरफ सब लोग को बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आज आज डालेंगे तो रिजल्ट आज नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ 2 3 साल में उसका रिजल्ट पता चलने लगेगा। उतने ही अच्छे केचुए और वो सब तैयार होंगे। जब केचुए हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी खेत में नमी और उस सबका प्रोसेस बढ़ जाएगा, तो इतनी जल्दी जल्दी पानी भी लगाने की नहीं जरूरत पड़ेगी। क्योंकि वो केचुए जो है, जिस हिसाब से उसमें जमीन में नीचे जाके फिर ऊपर आते हैं, मिट्टी लाते हैं खाद का, तो वो साथ साथ एक वाटर हार्वेस्ट उसका भी काम करता है। जो पानी जो है अंदर जल्दी सोखता है, और साथ में मिट्टी भी एक नमी बनी रहती है। तो ये हमने महसूस किया कि हाँ पानी उतना नहीं रहता, तो साथ में लाइन टू लाइन पानी लगाने से भी उसकी बचत होगी। तो यही सब बचत होगी, तो उधर मुनाफा कुछ बढ़ेगा। और एक्सेस अच्छा। खाद नहीं यूज करते हैं, मैं ज्यादा एक्सेस खाद पे नहीं ध्यान देता हूँ। हमारे इधर ड्रोन से भी दवा ववा का छिड़काव होता है, तो ज्यादातर मैं उन्हीं पे ही कोशिश करता हूँ कि उनसे मैं करूँ। तो और एक्सेस खाद शुरू में अगर खेत मैंने अच्छा सही से तैयार कर लिया, सही से उसका ऑर्गेनिक कार्बन और वो कुछ मेंटेन कर लिया, तो फिर फसल अपने आप चलती है, इतना जरूरत नहीं पड़ती है खाद और उस पर डिपेंड होने की। अच्छा, गन्ने की फसल में गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए किस प्रकार के पोषक तत्वों की विशेष आवश्यकता होती है? अब देखिए, मेन तो वही जैसे मैंने आपको बताया, हरी खाद और गोबर खाद पे मैं ज्यादा डिपेंड करता हूँ। और जिस टाइम मिट्टी चढ़ाई जाती है, उस टाइम पे भी मैं एक भुरभुरी खाद अलग से बनवा के रखता हूँ गोबर की, जो उस पे डाल के तब मिट्टी हम चढ़वा देते हैं। तो वो भी धीमे धीमे अपना बरसात के टाइम से फिर अपना काम चालू कर देती है। और इसी उससे ही मैंने इस बार यूपी में 3rd पोजीशन पाई है गन्ना उत्पादन में। जी। 2024 में? जी, 2024 में। अभी आप जो है फिलहाल कितने रकबे में गन्ने की खेती कर रहे हैं? लगभग आप समझिए 9 से 10 हेक्टेयर में है। 100 बीघे के आसपास है, 100 बीघे के थोड़ा सा ऊपर ही है। जी। अगर आपसे पूछे हम आप अभी आपकी जो प्रति बीघा लागत कितनी है अभी आपकी? प्रति बीघा लागत आप लमसम, अगर मैं यील्ड और उसको एन एवरेज पूरा लगता हूँ, तो मतलब 60-40 का रेशियो आता है। ओके। कोई यानी लगभग यही 100 आता है। में 60 की बचत होती है, 40 लागत होती है। हाँ हाँ, कुछ इन्हीं सब मेथड से मैं कुछ लागत को कम कर पाता हूँ। जी।
कह सकते हैं 50-50 भी हो सकता आ जाता है, जहाँ पे कभी लेबर का वो आ जाती है, क्योंकि लेबर बहुत एक्सपेंसिव हो गई और मिलती नहीं है। तो अभी आपने, अगर हेक्टेयर में बात करें, तो अभी आपने एक हेक्टेयर में अधिकतम कितना उत्पादन लिया है? एक हेक्टेयर में लगभग, अब मेरा अगर आप समझे तो अधिकतम जो जिसपे मैं अगर मैं उसको प्राइस मिला है, वो तो खैर मैंने 3 बीघे का चेक पूरा तैयार किया था, वो तो 2470 कुंटल का मुझको हेक्टेयर का एवरेज मिला था। और चौबीस वैसे सौ लगभग मेरी ईल्ड 70 से 80 कुंटल, 90 कुंटल बीघा की आ जाती है। 900 प्लस हेक्टेयर की आ जाती है। हाँ। और ये जो सारे आपके जो गन्ने होते हैं, आप शुगर मिल को देते हैं या फिर किसानों को स्ट्रीट पे सेल करते हैं? नहीं, मैं क्या कहते हैं, सीट का भी काम करता हूँ। मैं रजिस्टर्ड उसका वो हूँ, लेकिन जो सीट का करता हूँ, क्योंकि आईएसआर और इन सब से मेरा लिंक टाई अप है। तो कुछ सीट के उनके ट्रायल भी यहाँ पे मेरे पास चलते हैं। तो अधिकतर मतलब सीड और साथ में मिल में भी सप्लाई का है। मिल में सप्लाई रहती है, लेकिन सीड का भी साथ साथ पैरेलल रहता है। कुछ जी। नई वैरायटियों का ट्रायल वेल भी मेरे पास होता रहता है। अच्छा। आपने शुरू चर्चा की शुरुआत में बताया कि आप 0238 किस्म की खेती करते हैं। इसके अतिरिक्त अभी आप किन किन किस्मों की खेती कर रहे हैं? अभी मेरे पास 0118 है, 14201 है, 13235 है, 15023 है, 18231 है, 16202 है, और 15466 है। इन सभी ये सारे। आपका कैमरा बंद हो गया है। हाँ, एक्चुअली वो कॉल एक आ गई उसी की वजह से। जी। जी। तो इन सभी किस्मों की विशेषताएं क्या है? अब देखिए, 0238 तो अब खत्म होने की कगार पे आ चुका है। उस पे रेड रॉट है। तो 0118 पुरानी वैरायटी है, लेकिन वो अब उसका परफॉर्मेंस ठीक है। 14201 थोड़ा सा मेहनत मांगता है, लेकिन अगर खेत मजबूत हैं और मेहनत है तो उसकी भी अच्छी पैदावार है। 1503 और 13235 में पैदावार अच्छी है। थोड़ा ध्यान देना पड़ता, 1503 थोड़ा मुलायम करना है और टूटता है। बाकी 15466 भी प्रॉमिसिंग वैरायटी है, आगे वो परफॉर्म करेगी ठीक। 18231 पिछले साल रिलीज हुई है, 16202 रिलीज हुई है। अभी इसमें थोड़ा ज्यादा नहीं कह सकते हैं, हो सकता है कि आगे चल के इनका भी परफॉर्मेंस अच्छा हो। जी। तो अभी तक आपने सबसे उच्च कीमत में गन्ना आपने कितना रुपए क्विंटल तक बेचा है? मैंने क्या कहते हैं, जैसे आप जो फैक्ट्री रेट है, जो फैक्ट्री आती है उसी में सीट का थोड़ा सा जो गवर्नमेंट ने प्रीमियम तय कर रखा है, उसी प्रीमियम में सीट जाते हैं। तो वो जो प्रीमियम जो गवर्नमेंट तय करती है, लगभग कितना तय करती है? देखिए, पहले वही 1 रुपए 40 पैसा पर बर्ड या वो है, उसके बाद फिर 700 रुपये, 800 रुपये कुंटल के हिसाब से जो सीट का रहता है, उसी हिसाब से। बाकी 1 रुपया बढ़ भी जाता है, लेकिन हाँ, अब तो जो नई वैरायटी आती है वो जरूर बढ़ के उसमें रहती हैं, लेकिन उसके अलावा और तो कुंटल में ही जाती हैं। अच्छा। आपका ये जो, तो निसंदेह आज की जो चर्चा हमारी रही है वो काफी सारगर्भित रही है। और हिमांशु नाथ सिंह जी ने हमारे सवालों का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया है। और सॉरी, कॉल जी। लगातार आ रही है उसी में। जी। आपसे एक सवाल मैं ये पूछ रहा था कि ये जो आपका सीड और मील का जो आपका प्रोडक्शन होता है, उसका रेशियो क्या होता है? सीड और प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्री सप्लाई। जी जी जी।
सीड तो देखिए, सीड की क्वांटिटी तो कम ही जाती है। जो आसपास के किसान है कुछ एरिया के, जो या फैक्ट्री जो अलॉट करती है, वो तो सीड में जाता ही जाता है। लेकिन मैक्सिमम तो आप ये समझिए कि फैक्ट्री को ही सप्लाई रहती है, क्योंकि सीड बहुत सिलेक्टेड, जो किसान ले जाता है वो सिलेक्टेड सीड ले जाता है। उसका रेसिडुअल जो बचा वो प्लस बाकी, और जो जैसे कॉमन वैरायटी हो जाती है जिसकी रोटेशन किसानों के पास आ जाता है या किसानों ने अपना तैयार कर लिया, तो उस हिसाब से वो रहता है। और जैसे कुछ ट्रायल पे हैं तो उनका थोड़ा सा जरूर वो रहता है, क्योंकि साइंटिस्ट और उन सब की विजिट हमारे फार्म पे रहती है। तो ठीक। हिमांशु जी, निसंदेह आज की जो चर्चा है हमारी काफी सारगर्भित रही है, और हमारे सभी सवालों का जवाब आपने बहुत ही बेबाकी से दिया। तो इसी के साथ हम इस चर्चा का समाप्त करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक जानकारी हम देना चाहेंगे कि ये कृषि जागरण जो है पिछले 28 सालों से कृषि जागरण है। और कृषि जागरण के दौरान किसान हित में कई सारे पहल भी किए हैं, जिनमें एक सबसे बड़ी पहल जो है मिलेनियम फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड्स है, जिसका आयोजन इस वर्ष भी विगत वर्ष के भांति सफलतापूर्वक आयोजन ICAR IRI मेला मैदान में हुआ है। और इसमें देश भर के सभी राज्यों से किसान आए थे, जिनको जिले राज्य से राष्ट्रीय स्तर पे सम्मानित किया गया। और 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू हो चुका है। तो मैं चाहूंगा कि आप भी आवेदन करें, और आपके जैसे और अन्य जो किसान इस चर्चा को सुनेंगे वो भी आवेदन करें। यदि आपके प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो जरूर आप लोग को दिल्ली बुलाया जाएगा और वहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। जी, इस इसके बार लिए जी इस बार आपने हमें फैसिलिटेट किया था, स्टेट अवार्ड आपने दिया था, केवी जी। के द्वारा मेरे पास आपका इनविटेशन आया था। इसके ठीक। लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और ये भी बताना चाहूंगा कि जो किसान नहीं जानते हैं वो गूगल पे जाके MFOI सर्च करेंगे तो वहाँ पे एक वेबसाइट आएगा जो कि 12 भाषाओं में है। वहाँ पे अपने अपनी कैटेगरी के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। तो हिमांशु जी, इस अवार्ड से जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि आपको इस वर्ष अवार्ड मिला है, तो जी, इस अवार्ड को लेकर आपको कैसा लगा, और वो अनुभव आप हमारे नहीं किसानों से साझा बहुत करें। अच्छा लगा, ये अच्छा अनुभव था। सबकी तरफ से बधाइयां भी आई, और कुछ लगा कि हाँ कर रहे हैं तो उसका एक रिकग्निशन है, और उससे कुछ और अच्छा करने की एक ललक रहती है, और अच्छा करें और रिकग्निशन मिले, और आप जैसे लोगों से और संस्था से जुड़ते जाएं तो और भी जानकारी और सीखने को मिलेगा। ठीक, जरूर साहब। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको अच्छा लगा। और एक आपके उसके लिए मैं बिल्कुल वो करना चाहता हूँ, क्योंकि पूरे देश भर से सब किसान लोग आए थे, तो बहुत अच्छी सबसे बातचीत, और वो सब बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक। तो हिमांशु जी, हम इस चर्चा को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि आप आगे भी ऐसे ही कृषि जानवर से जुड़े रहें और कृषि संबंधित जो लाभकारी है जानकारियां हैं और हमारे किसानों तक पहुंचाते रहें। तो इसी के साथ जी इस चर्चा को बिल्कुल। मैं यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। कृषि जानवर से नमस्कार। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार धन्यवाद, सर। नमस्कार।